पूरा झारखंड आज एक बात जानना चाह रहा है। ऑल इज वेल। सियासी भूचाल आता है, सियासी अटकलें लगती हैं, कई तरह के कयास लगाए जाते हैं, माहौल गर्म हो जाता है, ईडी की ताबड़तोड़ छापामारी होती है। लेकिन उसके बाद जब सामने सारा कुछ पिक्चर जब क्लियर करने की कोशिश होती है, उसमें कहा जाता है ऑल इज वेल। ये क्वेश्चन मार्क है, ऑल इज वेल। सवाल पूछ रहे हैं झारखंड के लोग जो असमंजस में है कि आखिर हो क्या रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। दरअसल 31 दिसंबर की रात गांडेय विधानसभा सीट से विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया। यह इस्तीफा बिल्कुल अचानक था, कहीं इस इस्तीफे की चर्चा नहीं थी। एक दिन पहले तक मीडिया के गलियारों से भी कोसों दूर था। जब उनसे इस इस्तीफा का कारण पूछा गया कि इस इस्तीफे के पीछे कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि यह इस्तीफा वो इसलिए दे रहे हैं ताकि गठबंधन का हित रहे, राज्य का हित रहे, राज्य के नेतृत्व का हित रहे। उनके इस्तीफे के बाद तमाम कयास लगाए जाने लगे, मीडिया के गलियारों में भी सुर्खियां बनने लगी कि आखिर कौन सा हित ऐसा है जो छुप रहा है, जो राज्य की जनता नहीं समझ पा रही, मीडिया नहीं समझ पा रही, हम कोई लोग नहीं समझ पा रहे। यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया। लेकिन जब विधायक दल, सत्तारूढ़ विधायक दल की बैठक हुई और उसमें नतीजा साफ होकर आया कि अभी काबिज रहेंगे सीएम हेमंत सोरेन, सत्ता में हैं, सत्ता में रहेंगे और सत्ता में बने हुए थे, हेमंत सोरेन को कहीं से किसी तरह का संकट नहीं है, तो फिर भला नेतृत्व हित की का सवाल कैसे खड़ा हुआ, इस पर चर्चा करना है कि क्या सच में ऑल इज वेल है। हम सबसे पहले स्वागत करेंगे अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से विनय सिन्हा दीपू जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आजसू से मनोज सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों अतिथियों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट कि जब सब कुछ सामान्य ही था, कहीं कुछ बात ही नहीं थी, कहीं कुछ मतलब ही नहीं था, तो फिर इस्तीफा क्यों हुआ, सियासी भूचाल की अटकलें क्यों लगाई गई और उनको इतने सादे तरीके से विराम लगाने का यह प्रयास, कयासों के बीच काबिज रहेंगे सीएम, आखिर कितना तथ्यपूर्ण है। देखिए यह रिपोर्ट। राज्य में सब कुछ ठीक, सीएम पद पर बने रहेंगे हेमंत, फिर क्यों मचा रहा हंगामा। 31 दिसंबर की रात सरफराज अहमद के इस्तीफे के पीछे क्या है राज, किस आशंका के कारण तैयार की गई गांडेय की वैकल्पिक व्यवस्था, क्या होगा गांडेय का गणित। राज्य में चल रहे सियासी अटकलों को विराम लगाने का प्रयास किया गया है। सत्तारूढ़ विधायक दल की बैठक के बाद विधायकों ने साफ कर दिया कि झारखंड की सत्ता पर हेमंत सोरेन काबिज रहेंगे। सत्तारूढ़ दल ने दावा किया कि किसी तरह के परिवर्तन की कोई बात नहीं। विधायक दल की बैठक में विधायकों ने साफ कर दिया है कि पूरा गठबंधन हेमंत सोरेन के साथ है और सारे विधायक आगे भी उनके साथ हर मुश्किल में खड़े रहेंगे। आज भी मुख्यमंत्री है, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। बीमारी से अच्छा उसका दवाई ढूंढ के रखिए ना, बीमारी पैदा होने हम क्यों दें। आगे जो बीमारी पैदा होने की आशंका है उसमें हम लोग देखेंगे हमें क्या करना। विधायक दल की बैठक के बाद यह दर्शाया गया कि सत्तारूढ़ गठबंधन में ऑल इज वेल है, लेकिन इस ऑल इज वेल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बैठक के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। बीजेपी और आजसू ने पूछा है कि अगर सब कुछ ठीक ही था, तब आनन फानन में गांडेय विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा क्यों दे दिया। सरफराज ने इस्तीफे के बाद कहा था कि उनका निर्णय राज्य हित और गठबंधन हित के लिए लिया गया निर्णय है। आखिर उनके निर्णय से राज्य हित या गठबंधन हित में क्या परिवर्तन आ गए, जिसकी सरफराज बात कर रहे थे। इधर आजसू ने इसे अल्पसंख्यक विधायक के साथ अन्याय करार दिया है। कि कोई अचानक रिजाइन करता है तो तरह तरह के शक और संदेह पैदा होता है और ये स्वाभाविक है। इस संदर्भ में झारखंड मुक्ति मोर्चा और माननीय हेमंत सोरेन जी जवाब दे कि आखिर क्या वजह ऐसी वजह बनी कि गांडेय सीट जो जनरल सीट है, जिस जहां पर एक अल्पसंख्यक चुनाव जीत करके आया, उस सीट को आखिर क्यों खाली कराया गया। जनता इसको जानना चाहती है। वहीं इस पूरे मामले में शुरू से खामोश चल रही कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक के बाद चुप्पी तोड़ी, लेकिन मीडिया पर ही निशाना साध दिया। आरोप लगाया गया कि विपक्ष ने मीडिया के साथ मिलकर मीडिया ट्रायल चला रखा है। आखिर मीडिया को निशाना बनाने के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या थी।
सरफराज अहमद के इस्तीफे के साथ जन्मे विवाद में मीडिया को निशाना बनाने का प्रयास कितना तर्कसंगत है? ये अफवाहों का बाजार जो आप लोगों के माध्यम से विपक्ष के द्वारा फैलाने का कोशिश किया जा रहा है, उस पर भी चर्चाएं हुई है कि इन सब चीज़ों से विचलित नहीं होना। हाँ, ज़रूर ये है कि कोशिश किया जा रहा है सरकार को पूरा एन केन प्रकरण गिराने का और हमारे जो लीडरशिप है उनको ख़त्म करने का या उनको किसी तरह से जेल भेजने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। सियासी अटकलों पर विराम लगाने का प्रयास सत्तारूढ़ विधायकों के द्वारा जरूर किया गया है, लेकिन पूरी प्रक्रिया के कारण कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस बीच ईडी के द्वारा सीएम को भेजे गए 7वें सम्मन की मियाद भी 31 दिसंबर को पूरी हो गई है और उसके तुरंत बाद सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और पिंटू के करीबियों के ठिकानों पर बुधवार की अहले सुबह से ईडी की ताबड़तोड़ छापामारी शुरू हो गई। छापामारी में कई दस्तावेजों, मोबाइल, लैपटॉप सीज करने की बात सामने आ रही है, जिसकी फॉरेंसिक एनालिसिस कराई जाने की बात भी सामने आई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो राज्य में उठे सियासी भूचाल को एक विराम तो लगाने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह कितना कारगर होगा यह भविष्य के गर्भ में छुपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो राज्य में उठे सियासी भूचाल पर, सियासी अटकलों पर एक विराम लगाने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह कितना कारगर होगा यह भविष्य के गर्भ में छुपा है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। सबसे पहले चलते हैं कांग्रेस से विनय सिन्हा दीपू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, ऑल इज वेल? हमको तो नहीं कहीं दिक्कत लग रही है, हमारे गठबंधन को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे विधायक पूरी ताकत के साथ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार को यथावत बनाए रखना चाहते हैं और हम अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेंगे। और हम जो काम कर रहे हैं, जो विकास की एक रेखा खींचने का प्रयास किया है हम लोगों ने पिछले 4 सालों में, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। एन केन प्रकरण जिस दिन से सत्ता में आया है हेमंत सोरेन जी, उस दिन से उसको हटाने के लिए आज गिरेगा, कल गिरेगा, वो विधायक टूटेगा, वो ये जिस तरह से महाराष्ट्र में सफल हुए हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सफल हुआ, जिस तरह से दूसरे जगह पे सफल हुए, वो झारखंड में भी चाहते थे। अरे भाई, 5 साल के लिए ही सत्ता है ना, आप अपने लाइन अलग बड़ा खींच दो और आप सरकार बना लो, उसमें कहा दिक्कत? जनता आपको चुनेगी, आपके नेतृत्व में सरकार रहेगी। अभी जनता ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व को सकारा है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व को दिया है मौका कि 5 साल आप सरकार चलाए। लेकिन हमको यह समझ में भारतीय जनता पार्टी को इतना दिक्कत क्यों है? सरफराज जी इस्तीफा देते हैं, क्यों दिए? अल्पसंख्यक है, ये है। तो अरे भाई, उसको तो क्लियर कर दिया सरफराज अहमद ने, हमने गठबंधन के हित में इस्तीफा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी दिक्कत क्यों विपक्षी दलों के सरकार से? जी, ये प्रश्न मेरा भी है कि आखिर क्यों इतनी दिक्कत है? जी, केजरीवाल के साथ भी वही स्थिति। आप अगर आपके पास प्रूफ हैं तो आप 2 साल से क्या कर रहे थे? आपके पास कोई यथावत ईडी के पास सारी चीज है, आप क्या कर रहे थे? लेकिन आप डेली एक नया परसेप्शन बनाने का कोशिश, ये रोज हो ना हो, लेकिन जनवरी के माह में ये जरूर होता है। 2022 में भी सरकार बस पर बैठकर लतरातू डैम पहुंच गई थी, फिर छत्तीसगढ़ गई थी, पिकनिक बनाया था, शक्ति प्रदर्शन किया था। 2023 में भी जो है स्थिति वही रही और अभी भी जो है सरकार की स्थिति वही है कि कहीं कमोबेश मुख्यमंत्री आवास में एक जगह जमा होकर विधायकों ने यह साफ दर्शा दिया कि हम सब एक साथ हैं। जब प्रहार होगा जी, तो हम अपनी रणनीति तो तय करेंगे ना। बिल्कुल, ये प्रहार हो रहा है, हम रणनीति तय करेंगे, हम अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करेंगे। हम एकजुट है, हम बताएंगे विपक्षी दलों को भी और पूरी झारखंड को ये बताएंगे कि हमारा महागठबंधन की एकता बरकरार है और हम लोग एकजुट है और हम जो अपने राह में निकले हैं, जो हम एक लाइन खींचना झारखंड के लिए चाहते हैं, उसको हम बरकरार रखेंगे और आगे चलते रहेंगे। अब इनको इतनी तकलीफ, अब बताइए, लोकसभा का इलेक्शन है, 3 महीना के बाद इलेक्शन होने जा रहा है। अरे भाई, आपने पिछले 18 साल सरकार में, आप उस बात की चर्चा कीजिए, चर्चा कर करके आप फिर सरकार में आ जाइए। झारखंड की जनता को अगर ये लगेगा कि हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार ने काम नहीं किया है, तो वो नहीं देगी वोट। आप क्यों इतना परेशान हैं? आप क्यों अपनी दूसरे तंत्र को लगा रहे? आप जनता पर क्यों विश्वास नहीं करें? आप जनता पे अगर विश्वास करेंगे कि हमको जनता चुन लेगी, तो आप ईडी सीबीआई का उपयोग क्यों कर रहे हैं? यही पूरी झारखंड की जनता समझ रही है और मान रही है। चलिए आते हैं, रुख करते हैं भाजपा का प्रतुल साहदेव जुड़े हुए हैं। प्रतुल,
प्रतुल जी, भाजपा ने ऐसा क्या रच दिया अभी कि सरकार को शक्ति प्रदर्शन पर आना पड़ा? विपक्ष ने ऐसा क्या रच दिया कि शक्ति प्रदर्शन दिखाने की जरूरत पड़ गई? गांडेय विधानसभा की सीट खाली कर दी गई। आखिर विपक्ष ने ऐसा कौन सा हमला बोला? दरअसल मीडिया को और लोगों को यह हमला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जरा बताइए ब्रीफ में क्या हमला था। सबसे पहले अभिषेक जी, आपने पहले एक जिस घटना का जिक्र किया कि ये लतरातू डैम पिकनिक कराने चले गए थे, जनवरी का वो महीना था 2022 का, बिल्कुल सही आपने कहा। और लतरातू डैम करीब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ ये पूरा पिकनिक मना रहे थे। और उसी समय सलमान के द्वारा जलाई गई बेटी अंकिता 3 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री आवास से रिम्स में करा रही थी। वहाँ जाने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई थी। रांची दंगे के एक आरोपी को एयरलिफ्ट करके दिल्ली जरूर भेज दिया गया इलाज कराने के लिए, लेकिन ये सरकार बेटी अंकिता को एयरलिफ्ट नहीं कर पाई। चलिए लौटते हैं मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थिति है उसकी ओर। अभिषेक जी, सब चीज की बात होनी चाहिए, सरकार की निंदा भी होनी चाहिए, लेकिन एक चीज के लिए मैं प्रशंसा करूंगा मुख्यमंत्री जी के लिए। अगर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टिंग इन अ पॉलिटिकल रोल होता तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलता। जिस तरीके से ये सरकार विचलित है, बिना मौसम की बरसात हो रही है, गांधी के विधायक सेकुलर सरकार को बचाने के लिए इस्तीफा दे देते हैं आनन फानन में। तुरंत बैठक विधायक दल की बुलाई जाती है गठबंधन के, और ये लोग कहते हैं ऑल इज वेल। अगर ऑल इज वेल था तो ये बैठकों के दौर की क्या आवश्यकता थी? देखिए, कहते हैं ना, वो कयामत की रात होती है जिस दिन ईश्वर गुनाहों का फैसला करता है। मुख्यमंत्री जी को पता है कि 70,000 करोड़ का जो घपला घोटाला उन्होंने किया, और जो माइनिंग मंत्री रहते, खुद मुख्यमंत्री रहते, माइनिंग लीज अपने नाम किया ना, तो वो गुनाहों का फैसला का दिन आ गया है। इसलिए आनन फानन में ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट कर रहे हैं। और ये कहां से होगा गुनाहों का फैसला? प्रतुल जी, छापे पड़ रहे हैं, साथ साथ सम्मन हो गए। जब गुनाह किया है, तथ्य है, तो फैसला क्यों नहीं होता? आज तो सरयू राय जी ने भी कह दिया, आपको सुनाता हूं बयान। सरयू राय जी ने भी कह दिया कि अब तो ईडी की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। सुनाइए प्रतुल जी को सरयू राय का बयान सुनाइए। मुझे सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं आपको। पहले आप सरयू राय का बयान सुन लीजिए। सरयू राय जी बहुत राज्य के चर्चित नेता है, उनका बयान सुनिए। झारखंड में पत्थर घोटाला, पूजा सिंघल घोटाला और कई घोटालों की जांच करना और एफआईआर दर्ज करना शुरू किया और चार्जशीट दर्ज करना शुरू किया, तब से ये कयास लगाया जाते रहा है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं ये मुख्यमंत्री जी के नज़दीकी रहे। कई सूचनाएं मिली इस घोटाले के बारे में, भूमि घोटाले के बारे में। इसमें ये नहीं जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसे संदेह उत्पन्न होता है। अब ईडी ने 1, 2, 3, 4 करके 7 समन भेज दिया कि वो मुख्यमंत्री को कोर्ट से वारंट लेकर या अपने जो उनके डिप्टी डायरेक्टर को वारंट का पावर मिला है उसका इस्तेमाल करके उनको बुलाएं, उनसे पूछताछ करें। मुख्यमंत्री अगर इसमें सहयोग नहीं करते हैं तो ईडी को पूरा अधिकार है कि उनको पकड़कर और उनसे पूछताछ करे। पूछताछ करने के बाद ईडी उनको जेल भी भेज सकती है, नहीं भी भेज सकती है। तो ऐसी स्थिति में सरफराज अहमद को से इस्तीफा दिलवाने का क्या मतलब है? जब उनके खिलाफ एक्शन लेगा तो समय कहाँ बचा है कि वहाँ से चुनाव लड़के फिर दोबारा वो आ सकते हैं? साल भर के भीतर तो चुनाव नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट, पंजाब के कई फैसलों में है। झारखंड में पत्थर घोटाला, पूजा सिंघल घोटाला। तो सरयू राय भी कह रहे हैं कि अब तो ईडी पर भी आशंका होने लगी है। ईडी की जो कार्रवाई है, अगर तथ्य है, सबूत है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करती? सम्मन पर सम्मन भेज रही है, आम के साथ कुछ, खास के साथ कुछ। आखिर क्यों प्रतुल जी ऐसा? देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी जो बार बार कहते हैं कि ईडी मुझे अपना गुनाह बताए कि मैंने क्या किया, मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत संक्षिप्त में जजमेंट सुनाता हूं 27 जुलाई 2022 का, जिसमें तमाम विपक्षी दल के नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे और ईडी की शक्तियां को चैलेंज किया था कि इन्हें जो सीजर करने का पावर, डिटेंशन और कोई भी किसी को अरेस्ट करने का, समन करने का पावर है, उसे इलीगल कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे पावर्स को सही ठहराते हुए कहा था कि ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज एज हीनियस एज टेररिज्म। आतंकवाद से तुलना की थी मनी लॉन्ड्रिंग से, और जो सबसे मौजूदा परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण निर्णय था वो ये था
it is not mandatory for the ED to give an enforcement case information report in every case as it is in the FIR. तो ईडी का यह दायित्व नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में कि मुख्यमंत्री को बुलाए। मुख्यमंत्री ने क्या शपथ ली थी कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य ज्ञान से प्रतिष्ठा, ये सत्य ज्ञान से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान की रक्षा और आस्था करूंगा, निष्ठा रखूंगा। लेकिन कर वही उल्टा रहे हैं। यह संविधान के तहत लोकसभा राज्यसभा के द्वारा स्थापित ईडी के साथ साथ सम्मन का बिना कारण डिफाई कर चुके हैं और मुझे लगता है जजमेंट डे आ गया मुख्यमंत्री जी का, पाप का घड़ा बढ़ गया है। इस सरकार ने जितना कुछ किया आज तक देश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने खुद को उपकृत नहीं किया। इन्होंने कहा विकास हुआ, मानते विकास हुआ साहब। मुख्यमंत्री ने खुद माइनिंग लीज ले लिया, अपनी पत्नी को दे दिया जमीन का लीज, अपनी साली को जमीन का लीज दे दिया, अपने भाई को माइनिंग लीज दे दिया, पंकज मिश्रा जो विधायक प्रतिनिधि उनकी पत्नी को माइनिंग लीज दे दिया। तो विकास तो हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जी और उनके कोठरी का। और हमारा मानना है कि अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री जी को म्यूजिक फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अति का अंत होता है। मुख्यमंत्री जी ने जो अति किया है ना, उसका अंत भी निकट है। आता हूं दीपू जी आपके पास, पहले एक बार मनोज जी का रुख कर लेता हूं। मनोज जी, अति का अंत कहा जा रहा है होगा, 2 साल से कार्य प्रक्रिया चल रही है, तथ्यों का दावा किया जा रहा है, सबूतों का दावा किया जा रहा है, जांच एजेंसियों पर आरोप लग रहे हैं कि केंद्र के इशारे पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, और अब तो चुनाव में भी साल भर बचे हैं, लोकसभा चुनाव तो सर पर आ गया है। कार्रवाई कब होगी या कार्रवाई का केवल दिखावा चलता रहेगा? अभिषेक जी, इसमें 3-4 आपने प्रश्न कर दिए एक साथ, तो कुछ ज्यादा एक ही प्रश्न ले कि कार्रवाई होगी या दिखावा चलता रहेगा? कार्रवाई तो हो भी रही है, और आज आपने दिया है कि ऑल इज वेल। ऑल इज वेल नहीं है, आपको इसे समझना पड़ेगा कि जनता की जो चुनी हुई सरकार है वो जनता की विश्वसनीयता ही खो दी है। आप ये देखें कि राज्य के जो है प्रशासनिक पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई, जेल हुई, और आज बरसों बाद भी उनके बेल नहीं हो रहे हैं। तमाम लोग इसके रडार पर चल रहे हैं जांच एजेंसियों के, और जांच एजेंसियों के ऊपर प्रश्न उठा देने से या राजनीतिक रूप से जो है जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज गलत जा रहा है। ये पूरा विकास रुका हुआ, पूरा तंत्र जो है स्तब्ध है, कोई भी पदाधिकारी किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें मुख्य सचिव को बिना कारण बदल दिया गया, तो ऑल इज वेल कैसे है? मुख्य सचिव बदल दिए जाते हैं रातों रात पर, जो जिन पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है वो सब संदिग्ध हैं, और एक पूरा का पूरा तंत्र कोई काम ही नहीं करना चाहता है। तो जब झारखंड के हित का कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये जो वैभव दिखाया जा रहा है बड़ी बड़ी गाड़ियों में और चारों तरफ जो दिखाया जा रहा है कि हम ये बांट रहे हैं, परिसंपत्तियां बांट रहे हैं, नौकरियां बांट रहे हैं, ये तो हमको लगता है कि सरकार अपना स्किन बचाने के लिए ऐसा कर रही है। बट ऑल इज नॉट वेल। ओके, ऑल इज नॉट वेल। दीपू जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सरकार अपनी परिसंपत्तियां बांट रही है, आंसू कह रही है, और आपने वॉशिंग मशीन का नाम सुना होगा, कोई लॉन्ड्री का नाम सुना होगा, कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में विपक्ष की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी नीति के खिलाफ चल रही है, अगर वो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ समावेश कर जाती है तो वो साफ हो जाती है। मैं उदाहरण देता हूं महाराष्ट्र का। अजीत पवार 17,700 करोड़ रुपया मनी लॉन्ड्रिंग केस, पाइप घोटाला, भारतीय जनता पार्टी नीति के साथ गठबंधन में भी सरकार है, शिंदे साहब के मुख्यमंत्री हुए, काल ये में मुख्यमंत्रित्व में, आज नेतृत्व में वाइस मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री अभी चला रहे हैं वहां पे। आप छगन भुजबल 2 साल ईडी ने उनको जेल में बंद रखा, एनसीपी के विधायक थे, नेता थे, उन पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगे। आज छगन भुजबल से पिछले 1 माह पहले ईडी ने केस को विड्रॉ कर लिया। क्यों? क्योंकि वो मंत्री हैं। 9 विधायक जो गए, 9 विधायक पे चार्जेस था शरद पवार के एनसीपी के पार्टी में, और आज शिंदे साहब के पार्टी जो बीजेपी को समर्थन देकर उन लोगों ने ज्वाइन किया है, बांट कर करके, और वो सरकार में है, उनके पर ईडी का कोई कार्रवाई नहीं, रातों रात सब चीज खत्म। तो ये दोहरा मापदंड जो है, आप क्या चाहते हैं? आप ऐसा ही है, आप बना लीजिए। आप जिस तरह से तनाशा की ओर चल रहे हैं, मोदी सर ने कहा, प्रधानमंत्री है देश के, सब लोग उनको मानते हैं, उन्होंने कहा कि अजीत पवार के खिलाफ में जाकर करके कि 17,700 करोड़ का एक घोटालेबाज यूपीए गठबंधन में, और उसी को फिर आप बुलाते हैं, उनको नीट एंड क्लीन कर देता है। तो ये मैं कैसे मानूं कि आपके प्रश्न मैं बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास और प्रतुल जी। दीपू जी विषय से भटक रहे हैं, सवाल ये एक छोटा विषय से मैं भटक नहीं रहा हूं, मैं इसको आपको एक मिनट पतुल भाई, मैं आप विषय से भटक नहीं रहा हूं। मैं विषय झारखंड की परिप्रेक्ष्य में ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, अब ईडी की कार्रवाई क्यों हुई? सरफराज अहमद इस्तीफा देते हैं, गवर्नर साहब यहां से चले जाते हैं 8 तारीख की छुट्टी पर,
आप क्या बताना चाहते हैं? आप तभी सो कर रहे हैं क्या? ईडी की मॉर्निंग में बिना 6 बजे आप हमला करते हैं। आपको चीजें आती है तो आप घोषणा करो ना, आप बताओ कहां पर क्या मिला है। आप वो बताते भी नहीं हो। आप ईडी पर रुके हैं, छगन भुजबल की बात चल रही है। प्रतुल जी अपना जवाब शॉर्ट टर्म में दीजिएगा, ब्रेक का समय है, उसके पहले आपको मौका दे रहा हूं। लेकिन ब्रेक के बाद पूछूंगा कि गांडे सीट खाली क्यों की गई, ये सवाल बड़ा है। अभी ईडी की कार्रवाई से भी बड़ा सवाल है जो जनता जानना चाह रही है। बताएं प्रतुल जी। चलिए, अच्छा डिबेट चल रहा है, कोई किसी को कोई किसी को काटिए मत। हाँ जी, अच्छा मुझे लग रहा है। केवल जल्दी पूरी जवाब दे रहा हूं कि इन्होंने जिन नेताओं का नाम लिया, किसी के खिलाफ कोई एफआईआर अगर वापस हुआ हो तो ये बताए, किसी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई रुकी हो तो बताए। और मैं बता रहा हूं, छगन भुजबल के खिलाफ अगर मामला नहीं बनता है, इन्होंने कहा कि अगर केस वापस हो गया तो कौन रोकता है कांग्रेस को कि एक पीआईएल दायर कर दे कि ये गलत तरीके से हुआ है। ईडी का दरवाजा दोबारा ठकठका ले कांग्रेस। और दूसरा मेरा कहना है कि अगर किसी के ऊपर कोई मामला लंबित है, उसके आधार पर उसको मुख्यधारा से हटाकर रखा जाए। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर तो नेशनल हेराल्ड का 5,000 करोड़ के घपले घोटाले का मामला है, तो उनको भी कांग्रेस मुख्यधारा से हटा दे। जिस दिन वो दोषी सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है, फिर या निर्दोष हो जाएंगे, उसी हिसाब से कांग्रेस निर्णय ले। तो मामला दर्ज होने से कोई दोषी नहीं होता, और अगर कोई दोषी सिद्ध होता है, वो अगर हमारी पार्टी में किसी पद पर है, तब जरूर बताए। लेकिन मामला दर्ज होने से कोई दोषी नहीं होता। यहां तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई मामला भी दर्ज नहीं हुआ, उसके बावजूद भी दोषी बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये चल रहा है। प्रॉफिट का माइनिंग इसका मामला चल रहा है, और 70 करोड़ का घपला घोटाले का उन पर आरोप लगा है। तीसरा, और उनको ईडी ने 7 बार समन किया। आखिर क्यों भाग रहे हैं? लेकिन क्यों भाग रहे हैं? मुख्यमंत्री जी एक भगोड़े की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है। लौटते हैं ब्रेक के बाद समझेंगे जो झारखंड की जनता जानना चाह रही है कि इफ ऑल इज वेल तो फिर सारा कॉमिक क्रिएट क्यों किया गया। आखिर 31 दिसंबर से 4 तारीख तक, 4 जनवरी 3 जनवरी की शाम तक आखिर ऐसा कौन सा जादुई डंडा चला कि ऑल इज वेल हो गया, जबकि 3 दिन में ये ऑल इज वेल नहीं दिखाई दे रहा था। आपाधापी हो गई। राजभवन से राज्यपाल निकलकर तमिलनाडु चले गए, उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम बताया गया, कई तरह के कयास लगाए गए, लेकिन प्लान ए था या प्लान बी काम कर रहा है। दरअसल ये ऑल इज वेल का जो पूरा समीकरण शुरू हुआ, वो गांडे के गणित को ही तलाश रहा है। वो गणित मिल नहीं रही है। हर कयास अलग अलग गणित को दर्शा रहे हैं, अलग अलग फॉर्मूलाज लगाए जा रहे हैं। कहीं प्लान ए काम कर रहा है, कभी प्लान बी काम कर रहा है, और लगातार हर दल इस पर लगा हुआ है। दोनों लोग अपनी बातें कह चुके थे। रुक करते एक बार आजसू का मनोज सिंह का। मनोज जी, गांडे का गणित क्या है? क्यों सीट खाली किया गया गांडे का? देखिए, गांडे का सीट क्यों खाली किया गया ये तो मैं सीधे तौर पे आपसे ये नहीं बता सकता हूं। लेकिन होता क्या है कि राजनीति में जो है संकेतों से कई एक जो है आधार निकाले जाते हैं। जी, क्या संकेत? मुझे लगता है कि गांडे का इस्तीफा दिलाकर सरकार को कुछ और करने की मंशा थी। क्या और? बट ये तो अब आपको बताएंगे दीपू जी, क्योंकि उनको पे ये पता होगा। दीपू जी से पूछते, दीपू जी, गांडे की सीट आखिर क्यों खाली की गई? अच्छा, रणनीति आपके साथ बैठ के तो हम चर्चा कर नहीं सकते। नहीं, एक आप रणनीति बिल्कुल चर्चा एकदम सिंपल सवाल। आप रणनीति बता रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 बता रहे हैं, सवाल मैं पूछ रहा हूँ दीपू जी। हम लोग का साफ है कि आप जिस तरह से पड़े हुए हैं, तो हम अपनी हर तरीके की बातें करेंगे, अपनी सोच रखेंगे, अपना गणित रखेंगे। हमको 5 साल के लिए मैंडेट दिया है झारखंड की भला मानव जनता। संभालिए दीपू जी, हम उसको कैसे आगे रखें? आप 4 साल संभाल चुके हैं, 5वां साल शुरू हो गया। क्या अभिषेक भाई चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हैंड ओवर कर दें? नहीं, बिल्कुल 1 साल के लिए नहीं। आप लोग अगर चाहते तो हम लोग हैंड ओवर कर दें। लेकिन ये आरोप झारखंड की कांग्रेस कल से लगा रही है। ये झारखंड की जनता ने बोला कि आगे 25 साल तक नो वैकेंसी। हाँ, नहीं, नो वैकेंसी। चलिए, मान लिया आपके। प्रतुल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। दीपू जी से जानना चाहूंगा, आपके विधायकों का ये दावा कल रहा, कल जब निकले वहां बैठक के बाद, तो विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाया जा रहा है। मीडिया तथ्यों पर, कसौटियों पर खबरों को कसती है। गांडे की सीट खाली हुई है, जनता जानना चाहती है कि गांडे की सीट क्यों खाली हुई है। कयास कई लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस आपके आ रहा हूं, दूसरी बात आपको बता दूं, आप ही के बेरमो विधायक अनूप सिंह ने कहा कि बीमारी दिखाई दे रही है तो इलाज किया गया है। आ रहा हूं प्रतुल जी, अनूप सिंह का कहना था कि अगर बीमारी दिखाई दे रही है तो आप क्या चाहते हैं कि बीमारी आ जाएगी तब? ये बीमारी कौन सी बीमारी है? इस बीमारी को समझ नहीं पा रहा हूं, जनता भी जानना चाहती है। मैं जनता के आपके माध्यम से जनता को यह बताना चाहता हूं जी
कि पूरे विधायक दल के बैठक में जी। हेमंत सोरेन के प्रति, नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त किया गया और वो सरकार चलेंगे। और कौन बोला कि उनकी पत्नी इलेक्शन लड़ेंगी? कौन बोला कि गुरुजी अगले मुख्यमंत्री होंगे? कौन ये बात बोला कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे? कौन बोला कि जोआ मांझी मुख्यमंत्री होंगे? ये परसेप्शन एक जिसको बताते एक संवाद आप लोग के माध्यम से जो छोड़ा गया, नहीं ये इलाज जो आपने एक छोड़ा वो झारखंड की जनता, ये संवाद नहीं था, ये इलाज था। जो दूरदर्शित बीमारी की बात कर रहे हैं ना, नहीं ये दरअसल बीमारी का इलाज तमाम तरह के प्रयासों से आया का बीमारी आएगा। चलिए ना आए तो हम सक्षम हैं, ना आए तो रुक करता हूं प्रतुल शाहदेव का। प्रतुल जी, कौन सी बीमारी है? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बताइए, संक्रामक बीमारी है या कौन सी बीमारी है? इससे बचना होगा। पहले दीपू जी ने कहा देयर इज नो वैकेंसी झारखंड में, मैं सहमत हूं। इसको देख लीजिए, अनंत ओझा के प्रश्न पर विधानसभा में दिया गया जवाब 17/12/2023 का सिर्फ 11,000 नियुक्तियां हुई हैं इस सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल में। तो यानी झारखंडी जनता, आदिवासी मूलवासियों के लिए तो सच में वैकेंसी नहीं। और मैं आपको बताऊं अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल में एक जजमेंट को रख रहा हूं कि गांडे के विधायक जो सच में एक अल्पसंख्यक इन्होंने बलि ले ली, वो भी आकरण बलि ले ली। इन्होंने आनंद फानन में सोचा कि 1 साल का जो संविधान का जो ये एक कट ऑफ डेट है उसको ये पार कर जाएंगे। 1 साल से पहले अगर इस्तीफा दिला देंगे, 5 या 6 तारीख को जनवरी को विधानसभा का गठन हुआ था। देखिए ये जजमेंट है संदीप यशवंत राय सरोदे वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, 12 अप्रैल 2019 का, जिसमें साफ लिखा है, देखिए वैकेंसी कब से मानी जाएगी ये साफ लिखा, बस एक लाइन में पढ़ रहा हूं। वी हैव ऑलरेडी फाउंड, ये जजेस का ऑब्जर्वेशन है, वी हैव ऑलरेडी फाउंड दैट द रिमेनिंग पीरियड ऑफ टर्म has to be calculated not from the date of occurrence of vacancy but from the date on which the incoming member is declared to be elected। यानी इन्होंने सोचा था कि जो 1 वर्ष का समय ये जजमेंट के साइट में ये पूरा कर लेंगे, लेकिन जजमेंट में क्लियर है कि जिस दिन से अगला सदस्य इलेक्ट होगा, अगला जब नोटिफिकेशन होगा, चुनाव की तिथि होगी, जो चुनाव के बाद वो चुना जाएगा, उसमें और विधानसभा के टर्म में 1 साल का अंतर नहीं होना चाहिए। वैकेंसी से कोई मतलब नहीं था, यानी सरफराज अहमद की बलि इन्होंने ऐसी ले ली। 1 साल का तो वैसे भी पूरा नहीं होने वाला। इसीलिए हम कहते हैं मुख्यमंत्री संविधान नहीं मान रहे, संबल नहीं मान रहे, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है झारखंड में, अराजकता चरम पर है। माइनिंग लीज खुद ले लिया साहब, और कितना इंतजार, मुझे लगता है बस अब अति के अंत जो मैंने पहले भी कहा था ना, उसकी शुरुआत हो। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था अभिषेक जी कि आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस अगर बिंदु को ही लेकर के चले, ऑल इज वेल का, तो ये जो बीच में चर्चाएं हो रही, ये कौन कर रहा है? इस्तीफा तो विपक्ष ने दिलवाया था, भाजपा और आजसू के लोग तो नहीं गए थे। अब किस रणनीति के तहत आपने देखा कि यह सरकार जब आई, दीपू जी ने एक बात कही थी कि ईडी और फलान और जांच एजेंसियां, ये सबको अगर हटा दीजिए तो आप अपनी भी व्यवस्था को देखिए, राजनीतिक व्यवस्था को, तो वह भी ऑल इज वेल नहीं है। आपके देखिए लोबिन हमरब सरकार के खिलाफ जो है सरेआम बोलते हैं, सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। और हेमंत जी जिन मुद्दों को लेके आए थे, न स्थानीय नीति हुई, न यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार का कोई सृजन हुआ, और ये राजनीतिक चारों तरफ से विडंबना ये है कि आज कंफ्यूज की स्थिति में पूरा राज्य समझ नहीं पा रहा है कि आगे कैसे व्यवस्था होगी, राज्य का हित कैसे होगा। ये 5 साल तो जनता दी है, कौन आपको उठा के हटा रहा है? कोई नहीं हटा रहा। अगर हम जानते हैं व्यवस्था में कि अगर हम गलत करेंगे, 4 साल पूरे भी किए हैं, पूरी ताकत से पूरे किए। हम कहते हैं अभिषेक जी कि इनको कौन हटा रहा है? कौन जा रहा है आपको कहने के लिए इस्तीफा दिलवाइए और सम्मान पर? कौन जा रहा है दीपू जी? कौन इस्तीफा मांग रहा है? इस्तीफा कोई नहीं मांग रहा है। हम लोग के आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी पहले झारखंड विकास मोर्चा के हुआ करते, भारतीय जनता पार्टी को कस-कस के बाल्टी में भर के गाली देते थे। वो अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष, उनकी ट्वीट को देखिए, उनको ट्वीट को देखिए। हम वो जो ने बाल्टी भर के गालियां देने की बात, ये इस तरीके की बात आप पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ना करें, मेरा आपसे आग्रह है। आपका बात आप बोल रहे हैं, हम वो हमारे लिए भी आदरणीय है, मैं दादा बोलता हूं उनको, ऐसा थोड़ी ना कि हमारा संबंध उनसे करा, लेकिन ये नीतिगत मेरी राजनीतिक विरोधाभास है। मैं उनकी बातों को जिस तरह से ट्वीट करते हो, जिस तरह से उनके लोग ट्वीट करते हो, अपने तो समय होगा नहीं उनका ट्वीट करते, तो उससे साफ दर्शाता कि बहुत जल्दीबाजी में मुख्यमंत्री बनने की, बहुत जल्दीबाजी में है। आ रहा हूं और जो मेरे मित्र मनोज भाई ने कहा,
कि ईडी सीबीआई को, अरे वही तो असल भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बारे में सिर्फ एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जितनी विपक्ष के सरकारें हैं वो भ्रष्टाचारी है और हम गंगा जल से नहाए हुए सबसे शुद्ध आदमी है और हम इसी पर हम अपना पार लगाएंगे। चलिए प्रतुल जी, आपका रुक एक सवाल आपसे प्रतुल जी ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये 2022 में भी शक्ति प्रदर्शन, 2023 में भी शक्ति प्रदर्शन, हम एक हैं, ये बार बार बताना क्यों पड़ रहा है सरकार को जनता के समक्ष? हालांकि ये सवाल मुझे दीपू जी से पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने सवाल आपसे पूछा है। भाजपा इसको कैसे देखती है कि ये शक्ति प्रदर्शन करते भी हैं बार बार और ये बता भी देते हैं ठोस मजबूती के साथ कि हाँ हम सब एक साथ हैं, और फिर एक साल का समय निकल जाता है, एक साल और गुजरता है। देखिए, मुझे लगता है ये सरकार को ना द ग्रेट झारखंड ड्रामा सर्कस चल रहा है, ये इसी तरीके की नौटंकी होती रहती है। और जहां तक ईडी के दुरुपयोग की बात कर रहे थे दीपू जी, तो मैं आपको बता दूं कि इनके 2004 से 14 के बीच में ईडी ने 8000 के आसपास केसेस रजिस्टर किया था। हमारे 2014 से अभी तक के तिथि के बीच में दिसंबर तक का आंकड़ा मेरे पास है, ये 30,000 से ज्यादा हो गए। और हम लोगों ने जो ईडी को शक्तियां दी थी, रेड की, सीजर की, 2018 के अमेंडमेंट से, मैंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपहोल्ड किया था। इनके समय सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति की सीजर हुआ था और कैश का। हमारे समय ये सीजर बढ़कर 1,25,304 करोड़ रुपए है। तो वो जो अब आप बताओ करोड़ राज्यसभा सांसद क्या मिले हैं, वो जिसमें ऐड है या वो अलग है? वो तो खैर अब यही बताएंगे कि वो कैलकुलेशन बड़ा सटीक रहता है, इसलिए आप वो तो दीपू जी बताएंगे कि वो आखिर पैसा किसका था। चलिए टॉपिक से नहीं हटते हैं। इनका कहना, भाई आपको किसने रोका? अगर आपको लगता है कि हमारे किसी नेता ने भ्रष्टाचार किया, आप ईडी में शिकायत कीजिए। ईडी पे भरोसा नहीं, पीआईएल कीजिए, कोर्ट ऑर्डर करेगा। और इनका कहना है कि सिर्फ भाजपा के नेताओं को टारगेट नहीं किया। मैं लिस्ट सुना देता हूं। लक्ष्मीकांत शर्मा मध्य प्रदेश के मंत्री थे, उनके आईडी का छापा पड़ा। सुरेंद्र पटवा एमएलए थे मध्य प्रदेश के, उनके आईडी का छापा पड़ा। मोहित कंपज बड़े नाम थे, भारतीय जनता पार्टी मुंबई के जनरल सेक्रेटरी, उनके यहां छापा पड़ा। पीवीएस शर्मा जो गुजरात के बड़े नेता थे, दुष्यंत सिंह राजस्थान के बड़े नेता थे, उनको सब जानते हैं। जनार्दन रेड्डी कर्नाटका के मंत्री थे। इन सब लोगों के यहाँ ईडी के छापे पड़े, कार्रवाई हो रही है। तो ये कहना कि कांग्रेस के यहाँ ही ज्यादा छापा पड़ा, विपक्ष में ज्यादा छापा पड़ा, भाई अगर भ्रष्ट आप हैं, आपने ज्यादा भ्रष्टाचार किया तो छापा किस क्या पड़ेगा? आप ही क्या पड़ेगा ना। आपको तो ये सोचना चाहिए था, आपका तो पुराना इतिहास है। 5,000 करोड़ की रिकवरी तो कांग्रेस ने भी की, तो इसको ऐसे भी तो आप देख सकते हैं कि उनके समय में भ्रष्टाचार 5,000 करोड़, आपके समय में भ्रष्टाचार बढ़कर काफी आगे बढ़ गया। 1,25,000 करोड़ का हम लोगों ने सीजर किया इनके पुराने मामलों में। 1,25,000 करोड़ कोई छोटी मोटी होती। और ये कहना कि ईडी अगर दुरुपयोग हो रही है तो ये 1,25,000 का अवैध संपत्ति आया कहां से? ये दीपू जी 1,25,000 करोड़ परसेप्शन, मैंने वर्ड शुरू में यूज किया है, परसेप्शन बनाने की कला में ये लोग माहिर हैं और वही परसेप्शन ये लोग बना रहे हैं जी, है ना। 17,000 करोड़, 50,000 करोड़, 25,000 करोड़, 354 करोड़ रुपए नगद। ये इसमें क्या भाई, अगर महुआ का व्यापारी जी, शराब का बड़ा व्यापारी जो कैश का ट्रांजैक्शन होता है, उसके यहां अगर मिलता है, फिर अभी तक इनकम टैक्स ने क्यों नहीं बताया कि वो पैसा अवैध है कि पैसा किस तरह का कितना मिला है कि अभी तो गिन के खत्म किया है। 15-20 दिन होने जा रहे हैं, आप क्यों नहीं इनकम टैक्स को राइट है, वो बता सकता है कि जो पैसा पकड़ाया वो क्या है। आप क्यों नहीं बताते? अगर ईडी के पास भी सबूत मिल रहे हैं रेड करने का, तो क्यों नहीं बता रहे? इनकम टैक्स के रेड पड़े इसके पहले हमारे बहुत सारे कहना चाह रहे प्रतुल जी, छोटा सा जल्दी बताएं। दीपू जी ने कहा कि महुआ के व्यापारी शराब के व्यापारी है, भाई तो 314 करोड़ मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इनको बता दूं कि इनके विधायक अनूप सिंह ने कहा था ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कि 10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर है। ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। इनके जो इनकम टैक्स रिटर्न, इनके और इनके परिजन के, इनके टोटल कंपनीज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, सबका टर्नओवर मिला के सिर्फ 120 करोड़ है और 300-350 करोड़ से ज्यादा का कैश रिकवरी। आप खुद सोच सकते हैं, ये कांग्रेस का सेंट्रल इलेक्शन फंड था जिसके तार मुख्यमंत्री से जुड़े रहते हैं। इंतजार कीजिए ना साहब, क्यों हड़बड़ा रहे हैं? अभी तो सिर्फ 10-14 दिन हुआ ना, इसके तार सोनिया, राहुल सब तक जाएंगे। मनोज जी परसेप्शन देखिए, यही मनोज जी आप कहना चाह रहे हैं। मनोज जी 120 करोड़ का ट्रांजैक्शन है और 354 करोड़ नगद बरामद हो गए। मनोज जी नहीं, ये हमारा आप लोग का आज डिबेट का विषय है। 354 करोड़ और जिस तरीके से देबू जी बोल रहे हैं कि शराब कारोबारियों के यहाँ, तो सबके लिए कानून बराबर है। डिबेट का विषय दरअसल है ऑल इज वेल। सियासत में जो चल रहा है, क्या आप लोग जनता को जो दिखा रहे हैं, क्या हम लोग जिसको दिखाने का माध्यम बने हुए हैं वो सब कुछ सही है? जो हमारी जनता देख रही है, क्या हम सही दिखा रहे हैं? अभिषेक जी, आप देखे होंगे कि विगत दिनों जो है
जेल के अंदर से मीडिया के बड़े पत्रकार को धमकी दी जाती है। इसी राज्य में हो रहा है जी। अगले दिन जेलर को हटाया जाता है। अव्यवस्था का ये आलम है कि 300, 350, 400 करोड़ रुपए कौन सा भारत के संविधान में क्या कहते, सॉरी, वित्तीय जो है लेन देन में कौन सा ऐसा रूल है कि शराब कारोबारी को नगद में व्यापार करने का जो अधिकार मिल जाएगा। और ये कांग्रेस डे फर्स्ट से उनके डिफेंस में करे कि साहब ये शराब कारोबारी हैं, महुआ व्यापार। अरे भाई महुआ व्यापारी हैं, लेकिन तो अगर उनके महुआ लिए अलग बिकता से भी है तो 350, 400 करोड़ अगर इतना बड़ा तो उनके लिए कानून नहीं ना बदल जाएगा। 120 करोड़ इनका हॉस्पिटल पहले एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद जी बताएं मनोज जी। कोई कानून फ्रेम नहीं हुआ है कि महुआ व्यापारी हैं तो ये नगद का लेन देन करेंगे। कांग्रेस अपने जो बचाव कर रही है कम से कम उसे देख लेना चाहिए कि वह जो है नीतिगत है कि नहीं, कानून सम्मत है या नहीं, ये देख लेना चाहिए। के प्रधान कार्यालय कहां जाता है पैसे का खेल, देखते हैं। बहुत सारे रास्ते प्रतुल जी बता रहे हैं, दीपू जी परसेप्शन क्रिएट करने की बात कर रहे हैं और मनोज जी बता रहे हैं कि जेल से अब मीडिया को भी धमकी दी जा रही है, जेल से मीडिया को धमकी दी जा रही है, बाहर से मीडिया पर ट्रायल का आरोप लग रहा है। मीडिया कमबख्त है कहां फंसी हुई समझ में नहीं आ रहा है। रुक करते हैं मनोज जी का। आजसू से मनोज जी जुड़े हैं। मनोज जी, आजसू ने खुले तौर पर स्टैंड लिया है कि अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हुआ है। आखिर अल्पसंख्यक के साथ कैसा अन्याय है? सरफराज अहमद ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है और जो फिर कयासों का बाजार गर्म है वो बता रहा है कि कहीं दूर की का निशाना लगाकर रखा है सरफराज अहमद ने। नहीं, ये जो सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया और आपने कहा कि आजसू बहुत शुभचिंतक हो गई है जी, तो राजनीति में जब कभी कोई परिणाम आते हैं तो हर व्यक्ति अपना विचार लेकर के आता है जी। और अल्पसंख्यक का हित कोई अकेले कोई सोचेगा, इसका कोई टेंडर तो हुआ नहीं है कि खाई जेएमएम और क्या कहते हैं कांग्रेस जो अल्पसंख्यक के टेंडरिंग करते हैं। नहीं, आप भी सोचिए, जरूर नहीं, मैं सोच नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे चिंता हुई है, मुझे तो चिंता होनी चाहिए। मैं तो देखना है कि राजनीति में क्या हो रहा है। तो सरफराज अहमद का इस्तीफा अपने आप में यह दर्शाता है कि सरकार के पीछे कुछ ऐसा होने वाला था जो कि सफल नहीं हो पाई। और वो बगली झांकने वाला आपने देखा होगा कि लोग बगली झांकते हैं, वैसे अब जो है राजनीतिक तौर पे लोग अपने अपने अंदाज से कयास लगा रहे हैं, हर पार्टियां कयास लगा रही हैं, बगैर मैं कह सकता हूं विश्वसनीयता के साथ कि बिना किसी कारण के एक व्यक्ति को इस्तीफा जो है नहीं दिलवाया जा सकता। चलिए प्रतुल साधे जी से सीधे पूछते हैं, काफी मुखर रहे हैं, वो क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, वो कौन सी बीमारी है? मैंने पहले भी पूछा, आखिर विकल्प के तौर पर सीट तैयार किया गया, क्या विकल्प किस आशंका से ग्रसित है? वो कहते हैं ना कि हड़बड़ी में दुर्घटना घटती है, तो इन्होंने हड़बड़ी में सरफराज अहमद से इस्तीफा तो दिलवा दिया लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के इस जजमेंट का अवलोकन नहीं किया। मतलब उस इस्तीफे से क्या होना था? ये वैकल्पिक व्यवस्था में किसी जनरल सीट से किसी को लड़ाना चाहते थे, आप गैर विधायक को, विधायक को। अब ये तो इनके भीतर का मकसद है, लेकिन अगर किसी झारखंड के ट्राइबल को लड़ाना चाहते तो कोई ट्राइबल सीट भी खाली करा सकते थे। तो जाहिर तौर पर जिसकी मातृभूमि मतलब जिसका जन्म और जिसने आदिवासी का स्टेटस किसी दूसरे स्टेट में लिया हो उसको ये जनरल सीट में लड़ाने की सोच रहे होंगे, क्योंकि इनका विश्वास तो अपने परिवार के बाहर नहीं है। और मैं फिर से आपको इसी जजमेंट को साइड करके दिखा रहा हूं कि सरफराज की बलि ले ली इन्होंने, लेकिन ये वैकेंसी तो उस दिन से 1 साल की मानी जाएगी जिस दिन नया विधायक चुनकर निर्वाचित होगा, यानी जिसकी इलेक्शन में अनाउंस नहीं हुई तब तक तो 1 साल की मियाद खत्म हो जाएगी। तो आकर आपने एक विधायक की बलि 6 जनवरी और 29 दिसंबर के बीच की घटना जो है वो गड़बड़ा गई, कहीं ना कहीं काउंटिंग में मिस्टेक। इस जजमेंट के आलोक में उनका रेजिग्नेशन का कोई मतलब नहीं। बिना 10 सेकंड है तो मैं आपको एक चीज और खाली बताना चाहूंगा, दीपू जी को जितना समय है। देखिए राज्य में अफसरों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, जो भी ईमानदार अफसर है। आप देखिए लोहरदगा के डीएसपी ने स्पेशल ब्रांच का रिपोर्ट दिया था कि लोहरदगा दंगों में रोहिंग्या मुसलमानों कहा थे, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। एक विजिलेंस के जो सुपर बॉस थे उनके ठीक के जूनियर जो अफसर थे उन दोनों का ट्रांसफर इसलिए दिया गया क्योंकि वो बीजेपी के एक बड़े नेता को गिरफ्तार करने से मना कर दिया था कि सबूत नहीं है। ये सारी बातें खबरों में आई थी, उन लोगों ने भी किसी न किसी तरीके से पुष्टि की थी। अब आप देखिए एक राज के शीर्ष पर ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ था जिसके बारे में ईमानदार छवि का था, वो मुख्यमंत्री की सारी गलत बातों को नहीं मान रहा था, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। और अब एक पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने जिस जेल अधीक्षक के ट्रांसफर की आशंका जताई थी, रॉबर्ट निशांत बेसरा, उसका ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री के चहेतों का जेल से समाज वो आदिवासी संथाली बेटा चलने नहीं दे रहा था। तो ये आदिवासी संथाली विरोधी सरकार एक सवाल जन्म ले लेता है। आप अधिकारियों की बात कर रहे हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जिन पर राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है, आप कह रहे हैं कि ये ठीक थे, और 2 अफसरों को पूजा सिंघल, छवि रंजन ईडी ने उठाकर जेल भेज दिया है।
अभी कई और रडार पर है। साहिबगंज डीसी के यहाँ कल छापा पड़ गया है, डीएसपी के यहाँ पर छापा पड़ा है, डीएमओ के यहाँ पर छापा पड़ा है। ईडी के टारगेट पर भी तो अधिकारी हैं, उनके बारे में फिर भाजपा क्यों नहीं सोच रही? बिल्कुल सोच रही है ना। मैंने कहा ना कि देखिए, इनके माइनिंग सेक्रेटरी थे, माइनिंग स्कैम हुआ, उनके घर, उनके सीए के घर क्या बरामद हुआ, किसी छिपा नहीं। पंकज मिश्रा के सहयोगियों के घर, जो उनके ऑफिशियल पार्टनर से 9 करोड़ रुपए कैश की रिकवरी हुई थी। अभी जो डीसी है, इनके बारे में तो कहा जाता है तमंचे पे डिस्को वाले डीसी साहब, इनका नाम दिया गया। 14 गोलियां मिली 9 mm की, तमंचे पे डिस्को खेलते डीसी साहब। और दूसरा, ये सरकारी तमंचे पे डिस्को खेलती है साहब। आपको याद है ना, प्रेम प्रकाश के घर में 2 AK-47 मिला था, और किसका मिला था? मुख्यमंत्री के हाउस गार्ड्स का। उसके बाद आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ। तो ये सरकार ने सारे स्थापित मर्यादाओं का उल्लंघन किया। एक बार दीपू जी से पूछते, ऑल इज वेल पर चर्चा करते। दीपू जी, सरफराज अहमद वो चेहरा है जो कांग्रेस के लिए कद्दावर नाम रहे हैं। एक समय में अविभाजित बिहार में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, गिरिडीह के सांसद भी रह चुके हैं, और 2019 में जब टिकट बंटवारे में झामुमो के खेमे में गया यह टिकट गांडेय का, तो सरफराज अहमद ने वहां से विधायकी पेश की। विधायक लड़े झामुमो के टिकट पर, जीत गए। पहली बार झामुमो से लड़े, जीत गए, और महज 4 साल ही राज करने दिया गया, उनको हटा दिया गया। क्यों दीपू जी? कोई किसी को हटाया नहीं। उन्होंने एक बहुत अच्छा बोला, मैं अपनी रणनीति गठबंधन के हिस्से में सुपुर्द कर रहा हूं। उनके मन में जो भावना होगी, उन्होंने राज्य हित की बात की, राजहित की भी बात की, राज्य का कौन सा राजहित में ही बात की। तो अच्छा लग रहा है। हमारे छोटे भाई और हमारे प्रखर प्रवक्ता जो है प्रतुल जी भी अल्पसंख्यकों की चिंता कर रहे हैं, मनोज भाई भी चिंता कर रहे हैं, और साथ साथ में रोहिणी मुसलमान की भी चर्चा है। तो अच्छी बात है कि लिंक से भी हट करके कुछ इशू पर अगर ये आ रहे हैं, तो कम से कम देश का भला होने सुनिश्चित हो गया। मेरठ और भागलपुर में और जो है, लेकिन एक बात पूरा राज्य जानना चाह रहा है। हम लोगों को कई जगह से फोन आए, जानना चाह, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर सरफराज अहमद बेचारे अल्पसंख्यक हैं, अगर वो वहां से विधायक थे, तो राज्य का कौन सा अहित हो रहा था जो उनके विधायक की छोड़ देने से अभिहित हो गया? अच्छा, सरफराज जी बेटर बता सकेंगे, लेकिन सरफराज जी ने जो बात बोला उसको भी तो आपको बार बार बोलना चाहिए। राजहित में धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अपनी बात को रखा है। और जो है सिंपल सा बात है कि अगर हम नेतृत्व को मानते हैं, गठबंधन को, उनके मन में कोई बात रही होगी, उनको लगा होगा, सो उन्होंने इस्तीफा दिया। और रह गई बात, वो कद्दावर ने, बहुत कद्दावर नेता है सरफराज भाई, बहुत कद्दावर है। नेता नहीं है। राजीव गांधी के साथ में उनके साथ अटैच हुआ। मैं व्यक्तिगत भी उनको जानता हूं, वो घुटने टेकने वाले नहीं है, इसलिए इस्तीफे की तो उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। प्रतुल दबाव में थोड़ी ना इस्तीफा दिए, वो अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे, किसी के दबाव में इस्तीफा देने वाले वो बहुत कद्दावर नेता है। वो गुरुजी के साथ काम किए हुए लोग हैं। जब गुरुजी और कांग्रेस का, जब ज्ञानरंजन जी के साथ में जब कांग्रेस में थे, तालमेल हुआ, तो उसमें वो भी, उनका भी एक अहम रोल था इंदिरा जी के समय। जी बिल्कुल दीपू जी, प्रतुल जी इतने कद्दावर नेता हैं, आखिर उनके विधायक रहने से राज्य का कैसा हित खराब हो रहा था? क्या अहित होने वाला था जो उन्होंने अपनी सदस्यता त्याग दी? नेतृत्व हित को क्या नुकसान होने वाला था? देखिए, और आप जो बार बार बता रहे हैं 1 साल का टेन्योर था, तो क्या यह इशारा लिफाफे के जिन की तरफ है? देखिए, 1 साल का टेन्योर, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से कि 1 साल के टेन्योर की बात सोचकर जो उनसे रेजिग्नेशन कराया गया, जैसी खबरें आ रही हैं, तो वो तो लागू भी नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने माना है 1 साल तब से लागू होगा जब नया विधायक जिस दिन चुनकर नोटिफाई होगा। तो अभी तो वो मीलों दूर है, अभी तो चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई। तो इन्होंने आकरण एक व्यक्ति की बलि ले ली। इनका 2 बयान आया, मैं सेकुलर और गठबंधन सरकार के हित में इस्तीफा दिया, और दूसरी बार जब वो निकल रहे थे इस्तीफा देने के बाद, जब पत्रकारों ने उनसे कहा, तो उन्होंने खींच कर कहा कि सब बात आप ही को बता दे। तो कहीं ना कहीं अंदर एक रोष था, और ये आपके चैनल ने दिखाया, ये प्रतुल यादव का वर्जन नहीं है। तो ये खींच कहीं ना कहीं अंदर से उनकी निकल कर दिख रही है। ये इस्तीफा उनको दिलवाया गया है। क्यों दिलवाया गया, इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस जनरल सीट से, जो ट्राइबल है, जो लड़ सकता है, जिसको वैकल्पिक व्यवस्था में, भाई ये तो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने सादे कागज में भी विधायकों से लिखवा लिया। अब जो विधायक उपस्थित थे वही इसकी पुष्टि कर सकते हैं, तो मैं इसमें बहुत डीपली नहीं जा सकता। लेकिन अभिषेक जी, यकीन मानिए, इन्होंने तो साइड में सुना है कि चार्टर भी तैयार करके रखा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को अपने ही विधायकों पे सबसे ज्यादा शंका है। और कहा थे लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन तो सबसे ज्यादा मुखर रही है सरकार में, क्या बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे?
अगर ये मुख्यमंत्री बनाने की बात कहां से आ गई? मुख्यमंत्री बनाने की बात इसलिए आ रही है कि ये इस्तीफा क्यों, ना तो राज्यसभा चुनाव भी है, बिन मौसम की बरसात तो बताया कांग्रेस ने बताया है, झामुमो ने कहा बीमारी का इलाज, ये कौन सा अल्पसंख्यक के इस्तीफा दिलाकर कौन सा ये सेकुलरिज्म की हित है, कौन सा गठबंधन को हित की बात कर रहे हैं, ये हमारी समझ से परे, कौन सा ऐसा हित है, इसका गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। जाहिर तौर पर सिर्फ एक और एक व्यक्ति है जिसको इस पर बैठाने की कोशिश की जा रही थी, वो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी थी। और जब कल्पना सोरेन जी के नाम पर सहमति नहीं हुई तो मुख्यमंत्री, आपने कभी सुना एक न्यूज एजेंसी को खुद फोन करके कहते हैं कि कल्पना सोरेन के नाम पर कोई चर्चा नहीं? ऐसा आज तक नहीं हुआ 4 वर्षों में, फिर इस बार क्यों हुआ? नहीं, लेकिन मामले की अगर बात करें तो अभी तक किसी चैनल ने या किसी अखबार ने मुख्यमंत्री का आधिकारिक कोई बयान नहीं छापा है। उन्होंने एक लीडिंग न्यूज एजेंसी को फोन करके बताया था, बैठक के बाद भी सीएम की तरफ से कोई आधिकारिक बैठक के एक दिन पहले अभिषेक जी, उन्होंने, मैं एजेंसी का भी नाम ले लूं अगर आप बोले तो, बिल्कुल पीटीआई को फोन करके बताया, पीटीआई के ट्विटर अकाउंट पे देख ले कि द सीएम कॉल्ड अप पीटीआई एंड सेड देयर इज नो टॉक अबाउट कल्पना सोरेन बीइंग द सीएम। तो 2 दिन तक चुप रहे मुख्यमंत्री, कल्पना सोरेन का नाम आता रहा, तीसरा दिन क्यों कहा? जाहिर तौर पर उनके नाम पर सहमति नहीं बनी थी, इसलिए ये सारा नाटक, मैंने कहा ना, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस इन अ पॉलिटिकल रोल गोज टू चीफ मिनिस्टर। नहीं, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन मनोज जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। मनोज जी, यूपीए बार बार गठबंधन बताता है, वहां गठबंधन का दावा करती है और सफल भी रहती है। कहीं ना कहीं 2022 में भी उन्होंने किया, 2023 में भी उन्होंने किया, और सारे विधायक एक साथ बंधे हुए दिखे। लेकिन 2019 का चुनाव बताता है कि ये इस गठबंधन को दिखाने की ज्यादा जरूरत एनडीए को है। आसू भाजपा अलग अलग लड़ी थी, कहीं आप लोग भी ऐसी कोई तैयारी में है क्या? किस बात की? गठबंधन दिखाने की कि हम भी गठबंधन में है, मजबूत है और 24 का चुनाव तो पहले ही घोषणा हो चुकी है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। ये तो कोई छुपी हुई और आंतरिक कोई मतलब नीति नहीं है। फैसले तो कभी भी बदल जाते हैं, हमने तो दोनों सीटों में साथ बदलेंगे अभिषेक जी। अभी तो यही है कि हाँ, हम साथ में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, रणनीति यही रहेगी। और पिछला 2 चुनाव लड़ा भी साथ में। जो एक बड़ा प्रश्न था, मैं लास्ट में 2 लाइन कहना, तो गांडे पे तो चुनाव होने की बात ही प्रतुल जी ने सिरे से खारिज कर दी। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में गांडे में चुनाव संभव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, 1 वर्ष का ये जो कह रहा था, मैंने आपको जजमेंट दिखा दिया। आप याद रखेंगे अभिषेक जी, मैं आपके दर्शकों को फिर से बोल रहा हूं, चुनाव संभव नहीं है। मुख्यमंत्री की स्ट्रैटेजी बैकफायर कर चुकी है। राष्ट्रपति शासन लगना तय है, इस सरकार का जाना तय है। राष्ट्रपति शासन लगना तय। दीपू जी, बड़ी बात कह दी भाजपा ने। यही इनकी मंशा है। अच्छा, इन्होंने आंतरिक एक सर्वे कराया जिसमें 52 से 55 सीट विधानसभा नवंबर में चुनाव होगी 5 साल पूरे होने पे, तो गठबंधन को आएगी। मैं तो मानकर 65 सीट की बात कर रहा था, सुनिए ना, अभी बहुत कहते थे। लेकिन जब ये चाहते कि लोकसभा में एन केन प्रकरण जो अभी हवा बनाया इन लोगों ने, और अपना तो कुछ है नहीं, मोदी जी के नाम पे कुछ और कुछ उलट पुलट करके एक दूसरे तरह का हवा बहा करके हम साथ में यहां पर इलेक्शन कराएं और किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार में सारा मामला यहीं पर अटका हुआ है। तो सियासी भूचाल को, सियासी अटकलों को विराम लगाया गया। सत्तारूढ़ विधायक दल की बैठक हुई और सारे विधायक जब अंदर से निकले तो आत्मविश्वास से लबरेज थे। कहीं ना कहीं महागठबंधन यह साफ करना चाह रहा था जनता के सामने, मीडिया के सामने, कि हम सब एक हैं, जो भी हो रहा है हम मिलकर सामना करेंगे। वक्त करीब करीब पूरा हो चुका है। एक एक सवाल बस आखिरी में आप लोगों से जानना चाहूंगा, आपकी राय जानना चाहूंगा। जनता पूछ रही है ऑल इज वेल। सबसे पहले मनोज जी का रुख करते हैं। मनोज जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एक बार फिर पूछते हैं, ऑल इज वेल? नो, ऑल इज नॉट वेल। हमने पहले भी कहा था और मैं फिर से अभिषेक जी दोहरा। कहां दिक्कत हो रही है मनोज जी? जल्दी में बताएं। सरकार की विश्वसनीयता नहीं रही जनता के प्रति। चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है, सारा ब्यूरोक्रेट जो है अफरा तफरी मचा हुआ है। राज्य का कोई हित नहीं हो रहा है, कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया जा रहा, और एक राजनीतिक चक्रव्यूह में ये सारा का सारा जो है मामला फंसा हुआ है। इसलिए मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी को इस पे आगे आकर के, जैसा इन लोगों ने अपनी एकता दिखाई, तो सरफराज अहमद का इस्तीफा इस राज्य के बड़े राजनीतिक संकेत हैं और वो बड़े संकेत के रूप में देखिएगा आगे चल के इसका परिणाम जो है बहुत बड़ा होगा। चलिए प्रतुल जी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, ऑल इज वेल, सरफराज अहमद का इस्तीफा बड़े राजनीतिक परिणाम देने वाला है, आजसू कह रही है। देखिए, दूर दूर तक ऑल इज अनवेल, और हमारा इसलिए कहना है क्योंकि ये आनन फानन में बैठकों का दौर, ये इस्तीफा और ये जिस तरीके की घबराहट दिख रही है इनके बीच में, ये स्पष्ट होता है। और हमारा तो चलते चलते मुख्यमंत्री जी के लिए सिर्फ एक पंक्ति याद आता है, आखिर तुम्हें जाना है, बस थोड़ी देर लग सकती है। आखिर तुम्हें जाना है, थोड़ी देर लगेगी। चलिए रुक करते हैं
दीपू सिन्हा जी का सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं हमारे साथ। दीपू जी, ऑल इज वेल। भाजपा कह रही है, भाजपा कह रही है आखिर तुम्हें जाना, कहां भेजना चाह रही है भाजपा? अब भारतीय जनता पार्टी तो फ्रॉम डे बिगिनिंग भेज रही है, जो सरकार इनके हित की नहीं है, जो इनके पक्ष की नहीं, उनको हटाना है। अब ये तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑल इज वेल तो आपको स्वयं दिख रहा है ना जी। सारे हम लोग एकजुट हैं, हम लोगों ने एकता प्रदर्शित भी किया, आपको बताया अभी, हम अपने तरीके से सरकार को जनता के हित में चला रहे हैं। नए नए आपकी सरकार, आपके द्वार जिस तरह से भी सफल हुआ है कि वहीं पर बैठे वहीं फैसला ऑन द स्पॉट सरकार के लोग कर रहे हैं, सारे यहाँ के अधिकारी बैठ के वहां के लोगों को सारे चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यही तो बहुत कुछ है ना, ऑल इज वेल है तभी तो। और मैं फिर बता रहा हूं अपने मित्र को और मनोज जी को, बहुत चिंता नहीं करने की जरूरत है, ना हेमंत सोरेन जी को, ना हमारे कांग्रेस के, ना गठबंधन को। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और ये गठबंधन चलेगा और सरकार आएगी अगली नवंबर में इलेक्शन, फिर हम लोग जीतेंगे और अच्छी खासी वोटों से जीतेंगे। आप अपनी चिंता कीजिए, हम लोग तैयार है हर चीज। नहीं, सहमत हूं, कांग्रेस के रहते किसी दूसरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हेमंत सोरेन को जरूरत ही नहीं, यही डुबाने को काफी है। भी बड़ा बयान आ गया। चलिए, तो सरकार और सरकार में शामिल सत्तारूढ़ दल का यह दावा है कि ऑल इज वेल, लेकिन विपक्ष का दावा है ऑल इज अनवेल। दूर दूर तक कहीं भी सब कुछ सही नहीं है। इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल, जहां से जन्म लिया सवाल ने, वो सवाल यह था कि गांडे की सीट खाली क्यों की गई, जिस पर आज मीडिया के समक्ष खुलकर ना भाजपा ने कहा, ना आजसू ने कहा, ना कांग्रेस ने कहा। जनता हमसे पूछती है, अगर हम कयास लगाएंगे तो मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया जाता है, लेकिन जनता के पास तो जाना होगा। आपको उन लोगों के पास जाना होगा जिन्होंने सरफराज अहमद को वोट दिया था, जो वहां से भाजपा से चुनाव लड़े थे। उनके पास जाना होगा, उनसे पूछना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि राज्य का वो कौन सा हित है जो सरफराज अहमद के रहने से अहित में बदल रहा था, और सरफराज अहमद के इस्तीफा दे देने से वो हित अब पूरा होगा। लिफाफे का जिन्न क्या वास्तव में जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, जिसकी गणना की जा रही है, जिसके अनुमान लगाए जा रहे हैं, उससे कोई जिन्न निकलेगा या नहीं, निकट भविष्य में यह भी पता चलेगा। इसीलिए हमने शुरू में ही कहा था कि आगे क्या होगा यह भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। कई एंगल हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे लगे हैं। कब तक चेहरे लगते रहेंगे, कब तक चेहरे उतरते रहेंगे, नजारे चलते रहेंगे, देख रहे हैं हम भी, देखते रहिएगा आप भी। सबसे पहले धन्यवाद अपने अतिथियों का, आप सबों ने काफी समय निकाला हमारे लिए, जनता तक आपकी बातें हमने पहुंचाई। हमारे दर्शकों का बहुत धन्यवाद। मेरे साथ न्यूज़ 11 भारत स्पेशल में आज इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।